इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे जर्मन यूनिफिकेशन कब हुई थी और इसकी बुनियाद जो थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और जो अभी जर्मन है या जर्मनी है वो पहले कहलाता था प्रूशिया, है ना। और प्रूशिया फिर एक्सटेंड होता होता गया, ऑस्ट्रिया हंगरी का थोड़ा सा पार्ट ले लिया, फ्रेंच का थोड़ा पार्ट ले लिया और डेनमार्क का भी थोड़ा पार्ट ले लिया और ये एक बड़ी कंट्री बन गई जिसको हम बोलते हैं जर्मनी। और ये सब कंप्लीट कब हुआ, जर्मनी फॉर्मेशन की जो कंप्लीशन है वो कब हुई, 1871 एडी में। और उस टाइम पे जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी, जिसको ये काम सौंपा गया था, उसका नाम क्या था, ओटोवन बिस्मार्क। क्या नाम था, ओटोवन बिस्मार्क। ठीक है, ओटोवन बिस्मार्क। वो प्राइम मिनिस्टर थे किसके, जर्मनी के। चलिए ऊपर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जलियन वाला बाग ट्रेजिडी सबको मालूम है कहाँ पे हुई थी, पंजाब में, अमृतसर में। अच्छा, ये जलियन वाला बाग के साथ और एक क्वेश्चन आ सकता है, इसका डेट, ये कब हुआ, किस ईयर में हुआ ये, 1919 में हुआ। ये 1919 का जो ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस 1919 ईयर में वर्ल्ड वॉर वन जो है वो भी एंड हो गया और एक ट्रीटी साइन की गई जिसको बोलते हैं हम ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है ना। ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू ये जो वर्ल्ड वॉर है वो फिर एंड हो गया था 1919 में। और 1919 में ही रौलाट एक्ट भी लाया गया था, मार्च में। ठीक है ना। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। किसने किया था, जनरल ओडायर। जनरल ओडायर। ठीक है, तो ये बात याद रखिए आप। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है ना, जैसे आपको पता है बहुत सारे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है, तो एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ये बात याद रखिए। अच्छा, कांग्रेस स्प्लिट सेशन एट सूरत कब हुआ था। देखिए, थोड़ी सी डेट्स में यहाँ पर आपको बता देता हूँ। 1905 क्या हुआ था, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। अच्छा, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था, कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन नाम सुना होगा आपने, है ना। इसके बाद 1906 में एक क्या नाम है इसका, कमेटी बिठाई गई और उस मीटिंग में थोड़ा डिस्कशन हुआ। 1905 में भी इसी तरह एक कमीशन बिठाई गई, किसकी तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। और जब 1905 में एक कमीशन बिठाई गई, जो ये लोग बैठे थे, कांग्रेस के हेड जो मेंबर्स थे वो बैठे थे, ये कहाँ पे बैठे थे, बनारस में। तो इसको हम बोलते हैं बनारस सेशन, 1905 बनारस सेशन। 1906 में ये कलकत्ता कलकत्ता में बैठे थे, कैलिकट या कलकत्ता सेशन, कलकत्ता सेशन बोलते हैं 1906 को। 1907 में ये कहाँ बैठे थे, सूरत में। और सूरत में इस टाइम पे हेड बनाए गए थे रास बिहारी घोष। ठीक है। और ये रास बिहारी घोष साहब को क्या बना दिया गया था, प्रेसिडेंट बना दिया गया था आईएनसी का इस टाइम पे। लेकिन 1907 में ही क्या हुआ, दो ग्रुप्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स। और इन दोनों के बीच में अनबन हुई। ठीक है, इन दोनों के बीच में अनबन हुई, यानी कि इन दोनों के बीच में नहीं जमी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक्सट्रीमिस्ट्स अलग चले गए और मॉडरेट्स अलग चले गए। तो कब हुआ था कांग्रेस स्प्लिट सेशन एट सूरत, 1907 में हुआ था। 1905 में क्या हुआ था, अभी मैंने बताया आपको, बताइए, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अडॉप्टेड इन 1956। 1956 का जो ईयर है उसमें सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनाया गया 1956 में। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से या इसके हवाले से एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे। कब हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बताइए, 2019 को। और इम्प्लीमेंट कब हुआ है, 31 अक्टूबर को। देखिए, 31 अक्टूबर को इम्प्लीमेंट हुआ। राज्यसभा में 5th
अगस्त को ये लाया गया। किसने लाया? अमित शाह ने लाया। 6 अगस्त को ये लोकसभा में पास हुआ। और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला इसको, यानी कि प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कर दिया। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? देखिए, दो किस्म की क्रॉप्स होते हैं हमारे पास, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। रबी क्रॉप वो क्रॉप हुई जो हम विंटर में उगाते हैं, और खरीफ क्रॉप वो क्रॉप हुई जो हम समर में उगाते हैं। अच्छा, बताइए समर में कौन सी क्रॉप उगाते हैं और विंटर में कौन सी क्रॉप उगाते हैं? यहाँ पर बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन सी वाली नहीं है? देखिए, राइस जो है ये हम समर में उगाते हैं। मेज, मेज के माने हैं जो भी आपकी कॉर्न आता है ना, कॉर्न, कॉर्न भी मेज के अंदर ही आता है। ठीक है। तो ये भी हम गर्मी में ही उगाते हैं। राइस भी हम गर्मी में उगाते हैं। तो वीट जो है, कनक, ये कहाँ पर कब उगाते हैं हम, किस टाइम पीरियड में उगाते हैं? अक्टूबर से लेकर, और हार्वेस्ट करते हैं इसको अप्रैल में। ठीक है ना। तो ये विंटर सीजन पूरा कंप्लीट देता है। यहाँ पर और एक ऑप्शन आ सकता है वीट की जगह, जिसका नाम है मस्टर्ड, है ना। मस्टर्ड आपको पता ही है। मस्टर्ड से हम तेल निकालते हैं, ऑयल, और वो भी विंटर सीजन में ही उगाते हैं। ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश डैश वॉज द लिटरेरी जनरल ऑफ कल्चरल कांग्रेस। तो इस बुक का नाम क्या था? छोटा सा एक जर्नल था ये, क्या नाम था इसका? कांगपोश। ठीक है। कांगपोश नाम था इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट जूट मिल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? कब हुई थी? 1855 में पहली जूट मिल इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी। और 1851 में फर्स्ट रेलवे एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है। मुंबई से थाने तक ये एस्टेब्लिश हुई थी फर्स्ट रेलवे लाइन। किसने की थी? ब्रिटिशर्स ने की थी। देखिए, ब्रिटिशर्स का पीरियड ही चल रहा था। और 1857 आप कैसे याद रखेंगे? 1857 में क्या हुआ था? रिवॉल्ट ऑफ 1857, आपको याद ही होगा। क्या हुआ था? सिपाही म्यूटिनी। थोड़ा बहुत याद आ रहा है। कार्टरेज वाला सिस्टम, मंगल पांडे, है ना। तो सारी चीजें ऐसे करके आपको याद आ सकती हैं। लेकिन ये 1857 आपका टाइम लाइन बन गया। और 1857 से पहले क्या हुआ था? फर्स्ट जूट मिल एस्टेब्लिश हुई थी। और 1851 में पहली रेलवे लाइन एस्टेब्लिश की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, किसके आइडिया पे? फ्रीडम। सिंपल है ना। तो नेगोशिएशन, नेगोशिएशन तो है ही नहीं। नेगोशिएशन क्या होता है? दो पार्टीज के बीच में किसी चीज को लेकर क्या हो, कोई झगड़ा हो, और वो नेगोशिएट करे। फॉर एग्जांपल, ए जो है वो बी को 10 रुपए उधार लिए हैं ए ने बी से, और अब ए के पास है ही नहीं, और ए बोल रहा है कि भाई थोड़ा नेगोशिएशन करो, अब मैं आपको 9 या 8 रुपए वापस दे देता हूँ। ठीक है। तो ये तो होता है नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन तो डेमोक्रेसी में कुछ है ही नहीं, है ना। तो फ्रीडम पे ही बेस्ड है ये। ठीक है। कहते हैं सेल इज ए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। क्या सेल एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है या नहीं है? तो सेल एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है। अच्छा, सेल की जो फुल फॉर्म है वो बताइए आप। क्या होती है फुल फॉर्म सेल की? सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। अच्छा, ये सेल अगर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है तो फिर क्या है? ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और वो भी सेंटर की। ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्या फर्क है? बताइए। एक बात जो बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है, ये पीएसयू और पीएसआई, ये दो चीजें क्या है? ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, इसमें थोड़ा सा अंतर है, फर्क है। देखिए, दोनों जो इंडस्ट्रीज है या दोनों जो कंपनीज, टाइप ऑफ कंपनीज है, वो क्या है? पब्लिक सेक्टर के लिए काम करती है। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रीज अलग आ जाती है और अंडरटेकिंग अलग आ जाती है। देखिए, इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो ऐसी कंपनीज, ऐसी ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है जो रन बाय गवर्नमेंट होता है, जिनको गवर्नमेंट रन करता है, रन बाय गवर्नमेंट एंड ओनर्ड बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की होती है। ठीक है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप पूछे कि सर एग्जाम्पल बताइए। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसकी है? गवर्नमेंट की है ना।
और इसको रन कौन करता है? गवर्नमेंट ही करता है, ठीक है। लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होती है? ये भी ओन कौन करता है? ओनर्ड बाय गवर्नमेंट, इसको भी ओन करता है गवर्नमेंट। मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसका मैक्सिमम या ज्यादा स्टेक होता है, शेयर्स उसके ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 शेयर्स है तो 50% से शेयर से ज्यादा किसके शेयर होते हैं? 51%, सॉरी 51 या 51% से ज्यादा किसके शेयर होते हैं? गवर्नमेंट के। तो जिसके ज्यादा शेयर तो इवेंचुअली कंपनी उसी की हुई है ना। फॉर एग्जाम्पल LIC या SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या LIC है, ये क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर सेल भी आता है। लेकिन आप बताएंगे सर दोनों तो ओन करता है गवर्नमेंट, तो इसमें क्या फर्क है? मैं बताता हूँ फर्क क्या है। देखिए, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज रन बाय गवर्नमेंट होती है, लेकिन PSU जो है वो रन बाय गवर्नमेंट नहीं होती, वो अलग से रन की जाती है। किसके लिए? लोगों के फायदे के लिए रन की जाती है अलग से। अब आप बताएंगे सर थोड़ा फिर से समझाइए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। सेल आ गई, अभी मैंने सेल का आपको फुल फॉर्म बताया है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी तरह गेल आ गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। अच्छा, इसी तरह NHAI का प्रोजेक्ट आ जाता है। NHAI आपने बहुत जगह देखा है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सारी क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। यानी कि गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट इन कंपनीज को ओन करता है, और ये कंपनीज काम करती है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन इंडिपेंडेंटली काम करती है, अलग से काम करती है। गवर्नमेंट इनमें इंटरफेयर नहीं करता, गवर्नमेंट इनमें इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। ये जो कंपनीज है, जैसे सेल आ गई, NHAI आ गया, गेल आ गया, ICL आ गया, है ना, इंडियन को लिमिटेड। तो ये सारी जो कंपनीज है, या SBI आ गया, SBI भी क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आ जाता है SBI, ठीक है। या बेल आ गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आप देख के जाना कि कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है कहाँ पे, इंडिया में। ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है अलग से काम करती है, किसके लिए काम करती है? गवर्नमेंट के लिए, इवेंचुअली गवर्नमेंट के लिए काम करती है, ठीक है ना। इनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, रेवेन्यू जनरेट करके देता है हमें, है ना। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी ये मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया? देखिए, प्रेजेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज करना है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडिया को अगर हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी बताइए? रूरल एरियाज की प्रॉब्लम है। रूरल एरिया मतलब गांव देहाती इलाका, ठीक है ना, देहाती जो गांव के इलाके हैं, क्यों है उनमें प्रॉब्लम्स? उनमें इंडस्ट्रीज हम सेटअप क्यों नहीं कर सकते? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि रोड्स वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी हमें मिलती जाती हैं, जिनकी वजह से जो रूरल एरियाज में है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, चैलेंजिंग बन जाती है। तो यहाँ पर रूरल एरियाज का ऑप्शन जो है ट्रू है। विच ऑफ विच कंट्री इन साउथ एशिया नेवर हैड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? कौन सी ऐसी कंट्री है साउथ एशिया में, ठीक है ना। आपको पता है एशिया क्या है? कॉन्टिनेंट है। तो साउथ एशिया में ऐसी कौन कौन सी कंट्री है? चार ऑप्शन दिए हैं, भूटान, श्रीलंका, इंडिया और म्यांमार। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका क्या कभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था? देखिए, इंडिया में एक डेमोक्रेसी है, सिंपली, है ना। ये बोलता है नेवर हैड। हाँ, कभी थी लेकिन अब नहीं है, वो अलग बात है। ये बोलता है कभी भी नहीं थी, नेवर हैड है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, नेवर हैड है तो कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसमें कभी भी नहीं था? तो वो थी भूटान, ठीक है। एक ऐसी कंट्री साउथ एशिया में जिसमें कभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, वो थी भूटान। वो अभी भी भूटान ही है। अच्छा, यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDRF? स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, ठीक है ना। SDRF, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड। इसी तरह एक और आपका क्वेश्चन बनता है इस पे, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये क्या है? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। ये दोनों क्वेश्चंस डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड है, और दो ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं इस पे, या एक ही आ सकता है, कोई भी पूछ सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द रीजन, जम्मू रीजन इज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ टेम्पल्स, है ना। जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं, और जम्मू का जो रीजन है उसको लैंड ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं, सिंपल। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था NDMA, तो यहाँ पर NDMA का क्वेश्चन भी आ गया है ना।
एनडीए में, तो ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर? इनमें से फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फायर कौन सा नेचुरल डिजास्टर नहीं है? नेचुरल डिजास्टर वो डिजास्टर होता है, वो तबाही होती है जो नेचर की वजह से हो। अर्थक्वेक क्या कोई इंसान लाता है? नहीं, ऑटोमेटिक आ जाता है ना, नेचर की वजह से आ जाता है। फ्लड, हाँ, इंसान के कारणों की वजह से फ्लड आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, लेकिन बाय डिफॉल्ट पहले जमाने में ग्लोबल वार्मिंग तो थी नहीं, लेकिन तब भी फ्लड आते थे। तो फ्लड भी क्या आएगा? नेचुरल डिजास्टर। लैंडस्लाइड ये भी नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन जो फायर है ना, ये कंट्रोल्ड है, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है। फायर, देखिए बहुत सारे बच्चे ना फायर को कंफ्यूज करते हैं, सर जंगल में आग तो अचानक सी लगती है, वो भी नेचुरल डिजास्टर है। वो भी जो जंगल में आग लग जाती है ना ऑटोमेटिक, वो क्या है? नेचुरल डिजास्टर। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे लो ऑप्शन की जो क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी है, वो मार्क करनी है, वो टिक करके आ जाना है। तो कौन सा है? फायर आएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश डैश एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? बताइए। लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? बताइए। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जब 370 आर्टिकल उड़ाया गया, यानी कि हटाया गया, कौन थे गवर्नर? लेफ्टिनेंट गवर्नर उस टाइम पे नहीं थे, गवर्नर थे। लेकिन जब 370 खत्म हुआ, तो अब क्या बना? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, ये बात याद रखना। उस टाइम तक क्या था? गवर्नर। और उसके बाद आया लेफ्टिनेंट गवर्नर। उस टाइम पे जो गवर्नर थे वो थे सत्यपाल मलिक। और अभी जो गवर्नर है वो है मिश्रा, मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। ये तो हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला क्वेश्चन। एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये आपको याद रखना है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? बताइए। इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया है टोटल कितनी स्टेट्स है, और टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज है। तो 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है। डल लेक की सिचुएटेड इन कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे एग्जाम के लिहाज से। हमने थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स अभी डिस्कस किए, लेकिन अब हम थोड़े और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हमने अभी सॉल्व किया, कहाँ पे था? अमृतसर में। हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता था? बताइए किसको कहा जाता था? खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, फिरोज गांधी को नहीं कहते थे, ठीक है? तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। हु टू द चार्ज ऑफ फ्रांस आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन? देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, कहाँ से कहाँ तक थी फ्रेंच रेवोल्यूशन? बताइए। 1789 से लेकर, सॉरी 1789 से लेकर 1799 तक फ्रेंच रेवोल्यूशन चली। लेकिन इसके बाद 1800s में किसका दौर आया? किसका पीरियड आया? नेपोलियन का। आपको पता ही है नेपोलियन, नेपोलियनिक कोड कब हुआ था लागू? 1804 में। तो कौन आएगा राइट ऑप्शन? नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखिए, इन 1995 Dash as the education minister under बख्शी गुलाम मोहम्मद ड्राफ्टेड द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट। यहाँ पर ये क्वेश्चन है इनकरेक्ट। 1995 नहीं है, 1955 है। क्यों? क्योंकि 1953 से लेकर 1963 तक गुलाम मोहम्मद बख्शी क्या थे? मिनिस्टर थे, ठीक है ना। गुलाम मोहम्मद बख्शी जो थे मिनिस्टर थे, वही स्टेट के हेड थे, ठीक है ना, स्टेट के हेड थे वही। अब देखिए, 1995 नहीं है, 1955 है यहाँ पर। और कौन थे इस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर? जीएम सादिक। कौन थे? जीएम सादिक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? जीएम सादिक। चलिए, ये वाला हो गया। इन विच ईयर डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स इन मुजफ्फराबाद टुक प्लेस? तो मुजफ्फराबाद में जो अर्थक्वेक्स आए थे वो 2005 अक्टूबर में आए थे। सैफरन इज कल्टिवेटेड इन, ये आपको मालूम ही है, जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया इज द लार्जेस्ट या लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द क्रॉप्स अमंग दीज? देखिए, इंडिया जो है सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है? सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर किस क्रॉप का है? बताइए किस क्रॉप का है? राइस का है। लीडिंग प्रोड्यूसर इन जो ये जो राइस है, व्हीट है, मिलेट्स है और शुगर केन है, इसमें से सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया राइस, राइस को प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा नंबर पे। विच मिनरल इज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड? किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को। व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश्ड एंड वेयर? देखिए,
यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बम्बई में एक कॉटन मिल एस्टेब्लिश की गई थी 1900 सॉरी 1855 के आसपास। लेकिन उससे पहले भी एक कॉटन मिल एस्टेब्लिश कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश की गई थी, और वो की गई थी 1818 में। कहाँ पे? फोर्ट ग्लॉस्टर में की गई थी। चलिए अगले अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वेयर इज द स्टील इंडस्ट्री मोस्टली कन्फाइंड टू? कहता है कि जो स्टील इंडस्ट्री है किस एरिया के साथ सबसे ज्यादा रिलेटेड है। तो सबसे ये एक्चुअली पूछ रहा है कि जो स्टील है कहाँ पे सबसे ज्यादा निकलता है। तो कहाँ निकलता है? उड़ीसा में निकलता है। चलिए, इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ। वर्ल्ड प्रोड्यूसर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन। वर्ल्ड प्रोड्यूसर, पूरी दुनिया में सबसे पहला क्या है? इंडिया है। किसका प्रोड्यूसर है? जूट का। ठीक है, और सेकंड नंबर पे किसका है? राइस एंड व्हीट का। व्हाट इज द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का सबसे मोस्ट बेसिक आउटकम क्या है? कि लोगों को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए, है ना। लोग पूछ पूछ सकते हैं किससे? अपने चुने हुए लीडर से कि भैया आप हमें बताइए कि आप जो काम कर रहे हो ये काम गलत है, ये काम आपने क्यों किया, आप हमें जवाब दीजिए, इस पैसे का क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट क्यों हुआ, है ना। तो ये अकाउंटेबिलिटी होती है सिटीजन्स की। दैट द जो भी डेमोक्रेसी में जो क्या नाम है लीडर्स है, या जो चुने हुए मेंबर्स हैं, एमएलएज एमपीज, वो अकाउंटेबल होते हैं सिटीजन्स को। A democratic government is a dash dash government, is a powerful government, is a fruitful government, is a repressive और legitimate। देखिए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पावरफुल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो पावरफुल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। फ्रूटफुल, हाँ फ्रूटफुल हो सकता है, फ्रूटफुल गवर्नमेंट है। ठीक है, रिप्रेसिव, दबाती है क्या? नहीं। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट और फ्रूटफुल गवर्नमेंट दोनों आ सकते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज, तो सबसे जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से जो ज्यादा पॉइंट बनाता है इन दोनों में से, वो लेजिटिमेट भी है और फ्रूटफुल भी है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ फ्रूटफुल गवर्नमेंट। ठीक है ना, यहाँ से हमें ज्यादा कुछ मिल सकता है। फ्रूटफुल गवर्नमेंट लेजिटिमेट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चोरी भी हो सकती है, तो इसलिए लेजिटिमेट नहीं आ सकता। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी shall have dash dash seats। तो कितनी सीट्स आएंगी? 114 सीट्स। इन 114 सीट्स में 90 सीट्स जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, और 24 रिजर्व्ड है किसके लिए? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए 24 सीट्स रिजर्व्ड है, और 90 सीट्स जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। ठीक है, जो भी जम्मू कश्मीर है। तो टोटल में 114 सीट्स है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव एलोकेटेड लोकसभा सीट्स। कितनी लोकसभा सीट्स है? 5 लोकसभा सीट्स है जम्मू कश्मीर के लिए जो अलॉट की गई है। विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू इज ऑल्सो कॉल्ड एज छोटा कश्मीर। तो भद्रवाह जो है उसको छोटा कश्मीर कहते हैं। PMRY स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, एंड BSL स्टैंड्स फॉर भूषण स्टील लिमिटेड। भूषण स्टील लिमिटेड जो है पुराना नाम है किसका? टाटा स्टील का। टाटा स्टील लिमिटेड है ना कंपनी, उसका पुराना नाम है BSL। हाउ मेनी इयर्स टेक्स प्लास्टिक बैग्स फॉर इट्स डिकम्पोजिशन? अच्छा बताइए, प्लास्टिक बैग्स जो है कितना टाइम लेती है डिकम्पोजिशन के लिए? देखिए, ये जो क्वेश्चन है एम्बिग्यूअस है। एम्बिग्यूअस क्यों है? क्योंकि आप बहुत सारे रेफरेंसेस भी देखेंगे 20 to 40 इयर्स लगते हैं प्लास्टिक बैग्स को डिकम्पोज होने में, लेकिन जो प्लास्टिक बॉटल्स है उनको 400 इयर्स लगते हैं। कितने? 400 इयर्स। किनको? प्लास्टिक बॉटल्स को। तो प्लास्टिक यहाँ पर दिया गया है प्लास्टिक बैग्स, और ऑप्शन में 100 200 300 400 इयर्स दिया है, तो अप्रोप्रिएट आंसर आएगा 100 इयर्स। ठीक है, चलिए और थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन सिटी इज एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग ट्रेजेडी? ये तो आपको पता ही है, अमृतसर। विच पर्सन इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? खान अब्दुल गफार खान। When did German unification take place? 1871 AD.
The Constitution of Jammu and Kashmir was adopted in 1956. The Constitution of Banihal Tunnel was considered to be the greatest achievement of the reign of इंडियन नेशनल कांग्रेस, या हम कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू नेहरू का जो पीरियड था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं बदनामी दी छान। बदनामी दी छान किसने लिखा था? प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री। ठीक है। और सरपंच का जो आइडिया है वो दिया था विनोद भाई पंत ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप कौन सा क्रॉप होता है जो गर्मियों में उगाते हैं? तो कौन सा यहाँ पर नहीं उगाते हैं गर्मियों में? वीट। ठीक है। वीट रबी क्रॉप है। A system of agriculture where a single crop is grown on a large scale is called as intensive agriculture. मध्य प्रदेश is also known for the production of the which of the minerals. देखिए, मध्य प्रदेश में ना सबसे अच्छा क्या निकलता है, सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो है डायमंड। ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं, लेकिन यहाँ पर डायमंड तो है ही नहीं। लेकिन गोल्ड यहाँ पर नहीं निकलता। बॉक्साइट हाँ, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है मध्य प्रदेश किसमें है? कोल में। और बॉक्साइट भी एक फॉर्म ऑफ कोल ही होती है। चलिए, बॉक्साइट भी नहीं आएगा, ऑयल तो मिलता ही नहीं है यहाँ पर, तो माइका। यहाँ पर क्या निकलता है? माइका। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया? तो आपको पता ही है कॉटन कहाँ पर निकलता है? गुजरात में। उसके बाद कहाँ पर निकलता है? महाराष्ट्र में। वेयर एंड व्हेन वाज द रियल बिगिनिंग ऑफ आयरन इंडस्ट्री? कहाँ पर हुई थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री? जमशेदपुर में 1907 में। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया? जो इंडिया की प्रेजेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें क्या मेन प्रॉब्लम है? रूरल। ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? कौन सी? डेमोक्रेसी। यहाँ अभी मोस्ट कंट्रीज, सबसे ज्यादा कंट्रीज में क्या पाई जाती है? डेमोक्रेसी। विच कंट्री इन साउथ एशिया नेवर हैड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? तो ये तो आपको पता ही है, भूटान। हमने पहले ही डिस्कस किया था ये। द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम इनटू इफेक्ट ऑन? बताइए, मैंने आपको पहले भी ये बताया, 31 अक्टूबर 2019। As per first schedule, section 9, Union Territory of Jammu and Kashmir shall have। देखिए यहाँ पर देखिए, फर्स्ट शेड्यूल सेक्शन 9 किसके बारे में बोलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट अच्छे से पढ़ा है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में फर्स्ट शेड्यूल में सेक्शन 9 में क्या लिखा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे? तो कितने होंगे? 4। ठीक है। और सीट्स कितनी होंगी? बताइए, लोकसभा सीट्स कितनी होंगी? 5। The heritage monument Amar Mahal is located at Jammu. MSME, Ministry of Micro, Small, Medium Enterprises, ये तो हमने पढ़ा था। NGO होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर? तो कौन सा इनमें से नेचुरल डिजास्टर नहीं है? फायर। आगे चलते हैं। विच चीज एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग ट्रेजेडी? फिर से क्वेश्चन आ गया। ये फिर फ्रंटियर गांधी वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of these underground societies was formed by यूसीपी मैजिनी? यूसीपी मैजिनी ने कौन सा किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किस सीक्रेट सोसाइटी के साथ वो एसोसिएटेड थे? यंग इटली के साथ। ठीक है ना। यूसीपी मैजिनी, यूसीपी गैलीबार्डी, तो ये कौन थे? रेवोल्यूशनरीज थे, इटली के, है ना। तो ये यंग इटली के साथ ही आएंगे। डाइजेस्ट वॉज द लिटरेरी जर्नल ऑफ कल्चरल कांग्रेस? क्या? कोंगपोश। कोंगपोश। ठीक है। Daijes became the second prime minister of the Jammu and Kashmir. कौन थे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर ध्यान रखिए, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? शेख अब्दुल्ला। तो पहले कौन थे? मेहरचंद। ठीक है, मेहरचंद थे पहले। और दूसरे कौन थे? शेख अब्दुल्ला। अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग की तरफ चलेंगे। दीनानाथ नादिम ने क्या दिया था? बम्बरती अंबरजल, ये इसने लिखा था। और प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था, रामनाथ शास्त्री ने क्या लिखा था? बदनामी दी छान। डोगरी में लिखा गया है ये, बदनामी दी छान। Which state is the largest या लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस among these? बताइए, सबसे ज्यादा राइस जो प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है कौन सा है? वेस्ट बंगाल। Which among the following is not a type of commercial agriculture? देखिए, कमर्शियल एग्रीकल्चर कौन सा एग्रीकल्चर होता है जिससे हम पैसा कमाएंगे? कमर्शियल। ठीक है ना। डेयरी फार्मिंग से भी हम पैसा कमाते हैं, ग्रेन फार्मिंग से भी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर से भी। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ टेक्निक, है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ टेक्निक। चलिए,
Which one of the following minerals is fossil fuel? Coal. When, sorry, when and where was the first jute mill established? पहली जूट मिल एस्टेब्लिश कहाँ की गई थी? कोलकाता में. कहाँ पे? कोलकाता में एक शहर है रिश्रा. 1855 में वहां पर की गई थी. कोलकाता में ये शहर है, याद रखना. रिश्रा. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल इन्वॉल्व इन कॉटन टेक्सटाइल? कॉटन टेक्सटाइल में कितना परसेंटेज है इंडस्ट्रियल कैपिटल का? 16% इंडस्ट्रियल कैपिटल है किसका? कॉटन का. ठीक है.